हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग और फंडामेंटल टॉपिक की, जिसका नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इससे पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आइसोमेरिज्म और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पर, रेजोनेंस इफेक्ट पर और जस्ट पहले हाइपर कंजुगेशन और उसकी एप्लीकेशन पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जिक्र मिल जाएगा, तो आप लोग इसको देख के आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट स्टार्ट करने के लिए, जिसमें हम आज बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से देखेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती हैं, किस तरह से प्रोसीड करती हैं। जब ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसेस कर रही होती हैं तो मीनवाइल कौन कौन सी स्पीशीज बनती हैं और ये रिएक्शन की मैकेनिज्म में किस तरह से इन्वॉल्व होती है, ये सब चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के अंदर। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फंडामेंटली सीखने के लिए आप सबसे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अनडिस्टरप्टेड वीडियो इन सीक्वेंस मिलते रहेंगे और आपकी डेली डोज केमिस्ट्री की पूरी होती रहेगी। आइए हम बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है तो एक सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर रिएक्शन की जाती है, एक रिएजेंट होता है या रिएक्टेंट होता है जो उसके ऊपर अटैक करता है, उस पर एक्ट करता है, और इन दोनों की इंटरेक्शन से एक प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और फाइनली क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस है जिसके ऊपर अटैक होगा, जैसे कि आप लोग पढ़ते ही हैं, आप पढ़ते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल वगैरह वगैरह। ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। एक होता है रिएजेंट। रिएजेंट वो होता है जो इनके ऊपर एक्ट करता है, जैसे कि KMnO4 आ जाए, जैसे कि NaOH आ जाए, जैसे कि H2SO4 आ जाए, जैसे कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, कोई रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए। ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये सब के सब रिएजेंट कहलाते हैं। इन दोनों की जब इंटरेक्शन होती है तो एक प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, और उस प्रोसेसिंग के बाद जो फाइनल आउटपुट मिलता है हमें, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जहां तक इस प्रोसेसिंग का सवाल है, इसको हम टेक्निकली रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म वो प्रोसेस है जिसके थ्रू रिएक्टेंट आपस में इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज बेसिकली दो टाइप में डिवाइड की हुई है। एक को बोलते हैं हम सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक को बोलते हैं हम मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहा जाता है और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिकली आप रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट पढ़ते हैं, बच्चों को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से रिलेट करता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो है पर उनका नंबर कंपैरेटिवली कम है। क्या फर्क होता है एलिमेंट्री रिएक्शन में और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट कोलाइड करें और एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन जाए, ऐसी रिएक्शंस को हम सिंगल स्टेप या सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। आप इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक हाई एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हुए और फाइनली किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। इस हाई एनर्जी स्टेट जो कि बहुत कम स्टेबल होती है, जिसको हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं बेटे ट्रांजिशन स्टेट। और किसी भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जो उस कर्व की एपेक्स आती है, उसका हम्प आता है, बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट, ये किसको रिलेट करता है, ट्रांजिशन स्टेट को रिलेट करता है। आप लोग जानते ही हो, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, और ये जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा हाई पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट है। यानी कि ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। तो जब एक ही बार में रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है, इसको हम सिंपल रिएक्शन कहते हैं। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन रिएक्शंस है वो होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस। इनमें क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक हाई एनर्जी स्टेट बनती है ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन प्रोडक्ट बनाने से पहले ये हाई एनर्जी स्टेट कंपैरेटिवली स्टेबल इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट होती है। तो जब भी आपको दो हम्प मिलेंगे, उसके बीच में एक इस तरह से गैप मिलेगा, उस गैप के इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये उस इंटरमीडिएट की पोटेंशियल एनर्जी है। आप देख पा रहे हैं ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट से क्या है, कम है। तो इतनी बात तो हम समझ ही गए कि इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी होती है वो ट्रांजिशन स्टेट से क्या होती है, ज्यादा होती है। इंटरमीडिएट को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, और इनका जो लाइफ स्पान होता है, नेचुरल सी बात है, वो रिएक्शन के स्टार्टिंग में भी नहीं है, रिएक्शन के एंड में भी नहीं है,
इसका मतलब इनका जो लाइफ टाइम पीरियड है वो ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ही होता होगा। जैसे फर्स्ट स्टेप में नहीं है, लास्ट स्टेप में नहीं है, यानी कि बीच में बनते हैं और रिएक्शन के अंदर ही क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट के बारे में अगर मैं बातें बताऊं आपको, नंबर 1 पॉइंट, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा होती है। नंबर 2, इंटरमीडिएट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है। तीसरा, ना तो ये रिएक्शन के स्टार्ट में होते और ना ये रिएक्शन के एंड में होते। ये कब बनते हैं, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो इंटरमीडिएट्स हैं ये क्योंकि थोड़े बहुत स्टेबल होते हैं तो ये सेपरेबल होते हैं बेटे, इनको सेपरेट कर सकते हैं आप। इनका जो लाइफ टाइम पीरियड होता है वो 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁻6 सेकंड होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स की प्रॉपर्टी होती है। रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, क्योंकि किसी रिएक्शन को प्रोसीड करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है, रिएक्शन का इंटरमीडिएट। एक छोटी सी बात और, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स का नंबर ट्रांजिशन स्टेट से एक कम होता है। कैसे, यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट है, देयर इज नो इंटरमीडिएट। यहां पर दो ट्रांजिशन स्टेट है, हम कह सकते हैं इसको ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और इस हमको बोल सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। तो यहां पर अगर ट्रांजिशन स्टेट 2 हैं तो इंटरमीडिएट कितना होगा, 1 होगा। अगर इस तरह से 3 स्टेप वाली रिएक्शंस होती तो ट्रांजिशन स्टेट 3 होती, लेकिन इंटरमीडिएट कितने होते, 2 होते। जैसे कि मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इंटरमीडिएट इज इक्वल टू ट्रांजिशन स्टेट -1। तो क्या डिफरेंस है ट्रांजिशन स्टेट में और इंटरमीडिएट में? ट्रांजिशन स्टेट हाई पोटेंशियल एनर्जी की स्पीशीज है। ट्रांजिशन स्टेट ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर कई बार हाइपरवेलेंट स्ट्रक्चर्स भी बन जाती हैं। इनकी स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, इनको आइसोलेट नहीं कर सकते, और ये किसी भी रिएक्शन में उस रिएक्शन के नंबर ऑफ स्टेप के बराबर होती है। ये 5 इंपॉर्टेंट बातें आपको ट्रांजिशन स्टेट की याद रखनी। इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल, लेकिन वैसे ना तो रिएक्शन के स्टार्टिंग में है ना रिएक्शन के एंड में, केवल रिएक्शन के बीच में बनते हैं और बीच में ही खत्म हो जाते हैं। इनका जो नंबर है ट्रांजिशन स्टेट से 1 कम होता है और इनको सेपरेट कर सकते हैं आप, और इनका जो लाइफ टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, 10⁻⁻8 से 10⁻�6 सेकेंड। जब मैं कहता हूं कि इनका लाइफ टाइम पीरियड कम होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ट्रांजिशन स्टेट का, अरे उसका तो और भी कम होगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी इससे भी कम है। तो आइए हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप के इंटरमीडिएट्स हैं और वो कौन कौन सी रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इसकी बात हम आगे करते हैं। अगर मैं बात करूं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, तो हमारे पास बेसिकली 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट आपने पढ़ने। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 6 इंटरमीडिएट्स के थ्रू करनी है, जिसमें से नंबर 1 हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन को। अगर मैं यहां पे आपको टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट लिख के दूं तो नंबर 1 आप पढ़ेंगे कार्बोनियम आयन। नंबर 1 आप पढ़ेंगे कार्बोनियम आयन। कार्ब एनायन नेगेटिवली चार्ज कार्बन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बीन, नाइट्रीन और लास्ट में बेंजाइन। तो ये 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है जिसके थ्रू पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम स्टडी करेंगे। तो एक एक करके हम आगे चलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। मैं सबसे पहले ले रहा हूं कार्बीन्स को। कि कार्बीन जो होते हैं वो रिएक्शन की मैकेनिज्म को किस तरह से इफेक्ट करते हैं और किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है। आइए हम सबसे पहले ले रहे हैं कार्बीन को। कार्बीन एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट वैसे सारे रिएक्टिव होते हैं, अब मैं बात कर रहा हूं कार्बीन की। ये एक बाइवेलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है बच्चों। ये एक बाइवेलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, यानी कि इसकी वैलेंसी तो होती है 2, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन क्या होती है, डेफिशिएंट होती है। कार्बीन बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक को बोलते हैं हम सिंगलेट कार्बीन और एक को बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। एक को बोला जाता है सिंगलेट कार्बीन और एक को बोला जाता है ट्रिपलेट कार्बीन। कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं इसके बारे में।
जहां तक कार्बीन का सवाल है, कार्बीन को हम डिनोट करते हैं CH2, और अगर हैलोजन लगे हुए हैं तो इसको बोलते हैं CCl2, या आप सबको शो करने के CX2 लगा दीजिए। तो अगर ये कार्बीन है तो इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, और इसको हम सिंपल कार्बीन नाम से डिनोट कर दें। अब जहां तक बात है सिंगलेट और ट्रिपलेट की, क्या क्या फर्क होता है सिंगलेट में और ट्रिपलेट में, आइए देखते हैं। जो सिंगलेट कार्बीन्स हैं, एक एक करके इनके डिफरेंस देखते हैं। सिंगलेट जो कार्बीन होती है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं बच्चों, ये 2 ग्रुप लगा दिए इसके अराउंड, और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन भी शो कर दिए। आप लोग जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन गिनूंगा तो कितने आएंगे, 2 ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि कार्बीन पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो तो 0 आएगा। मैंने आपको पिछले 1-2 लेक्चर पहले फॉर्मल चार्ज बताया था कि किसी भी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और उस स्पीशीज में जिसमें वो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंस को हम उसका फॉर्मल चार्ज कहते हैं। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन भी 4 हैं और इस स्पीशीज में भी इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल रखे हैं, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा, 0 होगा। और जहां तक ट्रिपलेट कार्बीन का सब, ट्रिपलेट कार्बीन में ए और बी 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ये तो सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें हम कैसे शो करते हैं, इसमें हम इस तरह से शो करते हैं। यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं और यहां दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। ये फर्क है सिंगलेट कार्बीन का और ट्रिपलेट कार्बीन का। आइए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के थ्रू इसको और डिटेल में देखते हैं। जहां तक सिंगलेट कार्बीन का सवाल है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो होती है sp2, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो होती है sp2। यानी कि मैं कह रहा हूं कि जब भी सिंगलेट कार्बीन आपको बनानी होगी तो आपको इस तरह से शो करना चाहिए, आपको इस तरह शो करना चाहिए कि इसके अंदर ये 3 तो sp2, ये लोन पेयर किस में होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और ये जो वैकेंट है ये वैकेंट p है बच्चों। ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है। और अगर sp2 है और 2 ही बॉन्ड होते हैं तो क्या मैं इसकी शेप एंगुलर, क्या इसकी शेप थर्ड पॉइंट के अंदर, क्या इसकी शेप एंगुलर या वी शेप कह सकता हूं? जब भी आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो और बॉन्ड 2 ही बने तो उस शेप को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर या वी शेप। एग्जांपल याद करो, sp2 के अंदर क्या होगा, वैसे तो ट्रायंगुलर प्लेनर होती है पर बॉन्ड ही नहीं है, 2 ही बॉन्ड है, तो कैसे बोलते हैं इसको, एंगुलर या वी शेप बोलते हैं। जहां तक ट्रिपलेट कार्बीन का सवाल है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है बेटे वो होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि इसमें लीनियर बॉन्ड होगा और 2 ऐसे अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होंगे जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा 100%। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां शो कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां शो कर दिया, और ये मैंने बॉन्ड आपको बनाई दी, चाहे ए बी लिख दो, यहां पे भी ए बी लिख दो ताकि आपकी वैलेंसी भी पता लग जाए इसकी 2 होती है। तो जहां तक इन दोनों का सवाल है, ये है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स, और ये दोनों किस अरेंजमेंट में रहेंगे, ये दोनों बॉन्ड आपस में एक दूसरे के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में रहेंगे। थोड़ा बहुत आपको बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता ही होगा, तो मैं अगर आपको सिखाऊं स्टेट निकालना, तो कार्बन एक्साइटेड स्टेट में किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, इस तरह का बेटे, है ना। अगर sp2 स्टेट है, ये देख लो, अगर sp2 स्टेट है तो होना तो चाहिए था 3 बॉन्ड और 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, लेकिन ये किस तरह की sp3 स्टेट है, ये इस तरह की sp2 स्टेट है कि इसके अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में होते हैं, और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो ये तो आपका वैकेंट वाला है और ये आपके 3 sp2 हैं। इन तीनों sp2 में इन दोनों ने तो सिंगल बॉन्ड वालों ने तो बॉन्ड बना दिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वो वाला पेयर है जो आपको sp2 के अंदर दिखाई दे रहा है। और जहां तक इसका सवाल है, इसको हम थोड़ा और इजीली समझा सकते हैं। इसमें एक्साइटेड स्टेट में कार्बन, और अगर मैं कहता हूं sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इन दोनों ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि बाद में जाके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये तो हैं 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये आपके अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल आप कह सकते हैं।
इसको आप अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल कह सकते हैं। इस तरह से कैसे याद रखोगे, सिंगलेट कार्बन में sp2 है, ट्रिपलेट में sp है, इसने भी 2 बॉन्ड बनाने हैं, इसने भी 2 बॉन्ड बनाने हैं। इसकी जो शेप होती है वो वी शेप होती है, इसकी जो शेप होती है वो लीनियर होती है। और जहां तक ऑर्बिटल पिक्चर का सवाल है, मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिया, तो पेयर करते ही वैकेंट हो गया और इन तीनों ने आपस में मिक्सिंग करके हाइब्रिडेशन बना लिया। तो क्या इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा पूरा पूरा, ये रहा, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनमें से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बना लेगा और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बी के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये sp2 है। यहां पर इन्होंने क्या किया, 2 ही ऑर्बिटल मिक्सिंग की, ये 2 sp बन गए और ये अनहाइब्रिड 2 हो गए, यानी कि इसमें ये जो sp वाले हैं इन्होंने तो बॉन्ड बना लिया एक के साथ में, ये देखो, और ये 2 कौन से वाले हैं, ये 2 आपके अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के अंदर काउंट होते हैं। तो इस तरह से इसकी बॉन्डिंग और इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम पता कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 4th पॉइंट के अंदर, इनकी कंपैरिजन में हम बात करते हैं कि जैसा कि आपने देखा दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का सेक्सट्रेट पूरा है। आपने क्या देखा, आपने देखा दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का सेक्सट्रेट पूरा है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का सेक्सट्रेट पूरा है। सेक्सट्रेट का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, और इसके लिए भी सेम ही है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज तो हैं, इसका मतलब ये हुआ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज तो हैं, और साथ ही ये इलेक्ट्रोफाइल का काम भी करेंगे। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो हैं क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर सकती, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर सकती। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्या बात हुई, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है सब इलेक्ट्रोफाइल होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बट ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी स्पीशीज होती है? जो अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। अरे भैया, अटैक करने के लिए उसको वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी तो वो बॉन्ड बनाएगा। अगर उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो डोनर क्या कहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन दे तो दूं तेरे को, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा कहां, ऑर्बिटल ही नहीं है खाली तेरे पास में। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना अलग बात है, जब ऑक्टेट पूरा नहीं होता उस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल हम उसको तब बोलेंगे जब उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सिंगलेट कार्बीन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ट्रिपलेट कार्बीन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन का सेक्सट्रेट है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का सेक्सट्रेट है। लेकिन सिंगलेट कार्बीन तो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकती है, लेकिन ट्रिपलेट कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर सकती। अब मुझे बताइए, इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज कौन हो जाएगी? सिंगलेट कार्बीन। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये चाहेगी कि मैं जल्दी से किसी से अटैच हूं और बॉन्ड बनाऊं, जबकि कंपैरेटिवली क्या होती है, स्टेबल होती है, क्योंकि इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं 6 पॉइंट की, मैं बात करता हूं कि ये हुन्स रूल को फॉलो नहीं करती। भाई अभी आपने क्या किया, यहां पर मैंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को अगेंस्ट द रूल जाके पेयर कर दिया था, जबकि एक्चुअली क्या होता है आपको बताइए, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अनपेड होने की टेंडेंसी रखता है ताकि सभी ऑर्बिटल में क्या आ जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये हुन रूल को वायलेट करके बनी है और ये हुन रूल को फॉलो करके बनी है, तो ये हुन रूल को फॉलो करती है। तो ये स्पीशीज होती है और हुन रूल को फॉलो करती है। फिर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये जो स्पीशीज होती है वो डायामैग्नेटिक होती है, और क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये जो स्पीशीज होती है वो कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं जो आपको इसके ऊपर करने हैं कि कार्बीन में किस तरह से हम कंपैरिजन करेंगे। कार्बीन 2 टाइप की होती है, एक को बोलते हैं सिंगलेट, एक को बोलते हैं ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट में क्या क्या फर्क है? दोनों ही बाइवेलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। पहली वाली सिंगलेट कार्बीन के अंदर sp2 स्टेट है, इसमें sp स्टेट है, ये एंगुलर या वी शेप है, वो आपकी कैसी है, लीनियर है। इसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, इलेक्ट्रोफाइल भी है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये हुन रूल को फॉलो
नहीं करती, वो हुंड रूल को फॉलो करती है। इसकी स्टेट sp2 है, उसकी स्टेट sp है। ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और वो पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। तो ये तो बात हो गई इनकी कंपैरिजन की। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन के अंदर ये बनती कैसे हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे तो रिएक्शन के अंदर ही, स्टार्टिंग में तो होंगे नहीं। बनती कैसे है, तो इसके लिए आपको 4 इंपॉर्टेंट बातें इसकी याद रखनी है कि किस तरह से अगर ये रिएजेंट आपको दे दिए जाएं तो आपको याद रखना है कि हमेशा कार्बन की फॉर्मेशन होगी। आइए देखते हैं। अगर बात करूं मैं इनकी फॉर्मेशन की, अगर मैं बात करूं इनकी फॉर्मेशन की, तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं मेनली 4 रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू ये बनती है। मेनली 4 रिएक्शन है जिनके थ्रू ये बनती है। तो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स। फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स, वो कौन कौन से 4 रिएक्शंस हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, अगर आप किसी क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म की रिएक्शन एल्कली यानी कि वाटर सोल्यूबल बेस से करवा देंगे तो कार्बीन की फॉर्मेशन होती है। यानी कि रिएक्शन क्या है, CHCl3 प्लस OH नेगेटिव गिव्स CCl2 डॉट डॉट प्लस वाटर। ये ओवरऑल रिएक्शन लिख दी मैंने, CCl2 डॉट डॉट। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। क्या बात बता रहा हूं कि जब भी रिएक्शन में फॉर्म होगी, सबसे पहले कौन फॉर्म होती है बेटे, सिंगलेट कार्बीन। यानी कि जितने भी मैं मेथड आपको बता रहा हूं वो किसके बनाने के, सिंगलेट कार्बीन के बनाने के। तभी मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ शो किया है। अगर, और ये क्या करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, तो ये रिएक्शन के अंदर एंटर कर जाती हैं। अगर इसको रिएक्शन करने को नहीं मिलती तो फिर ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल ट्रिपलेट कार्बीन में कन्वर्ट हो जाती है। याद आ जाएगा, जब भी मैं क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एल्कली से करवाऊंगा तो सिंगलेट कार्बीन बनेगी। सिंगलेट कार्बीन को अगर आगे कोई मिल गया रिएक्शन करने के लिए तो रिएक्शन में चली जाएगी, और कुछ देर तक अगर नहीं मिला तो ये अपने आप को कंपैरेटिवली मोर स्टेबल किस में कन्वर्ट कर लेती है, ट्रिपलेट कार्बीन में कन्वर्ट कर लेती है। पहली बार अगर बनाओगे तो किसको बनाओगे बेटा, सिंगलेट कार्बीन को ही बनाओगे। आइए, अगर मैं इसको थोड़ा मैकेनिज्म से डिस्कस करूं कि ऐसा होता क्यों है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस तरह से इसको शो कर लेता हूं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि Cl का -I इफेक्ट होता है। इसके लिए कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, या इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। इस कारण से ये H भी एसिडिक H में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का H कंपैरेटिवली एसिडिक माना जाता है। क्यों, क्योंकि कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। तो क्या होगा, ये बेस या स्ट्रॉन्ग बेस इस H को बड़े आराम से एबडक्ट कर लेगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपके पास ये स्पीशीज बन जाएगी, इससे आपके पास ये स्पीशीज बन जाएगी और वाटर बाहर निकल जाएगा। और इस स्पीशीज में क्योंकि कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फॉर्मल चार्ज को तो पूरी केमिस्ट्री में लेके चलना भैया। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। और मैंने फॉर्मल चार्ज का क्या तरीका बताया, मैंने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने, मतलब एटॉमिक फॉर्म में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। और आपने इस स्ट्रक्चर में इसको कितने दे रखे हैं, 5। तो इस पे नेट चार्ज, फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, -1। तो जब भी CCl3 लिखोगे क्या आएगा, -1 चार्ज। अब जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ा रहा था तो मैंने रेजोनेंस में एक पर्टिकुलर टाइप बताया था आपको जिसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, जिसको हम बोलते हैं d ऑर्बिटल रेजोनेंस। जिन बच्चों ने मेरा रेजोनेंस का वीडियो नहीं देखा वो उसको देख के पता कर सकते हैं। क्या क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते हैं, तो यहां जो फिनोमिना अराइज होता है वो होता है d ऑर्बिटल रेजोनेंस। राइज होता है d ऑर्बिटल रेजोनेंस का। लेकिन ये इसके बावजूद Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके अगर निकल जाएगा, अगर Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो क्या होगा, तो ये होगा बच्चों। अगर Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो आपको क्या बन जाएगी, डाई क्लोरो कार्बीन आपकी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डाई क्लोरो कार्बीन आपकी बन जाएगी। तो ये फर्स्ट मेथड है जिससे आप कार्बीन को फॉर्म कर सकते हैं। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, फ्रॉम डाईएजोमीथेन। अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की सेकंड मेथड की, फ्रॉम डाईएजोमीथेन।
डाइएजोमीथेन को हीट करते हैं ना तो भी बन जाती है CH2N2। अगर मैं इसको हीट करता हूं तो भी मेरे पास सिंगलेट कार्बीन और N2 गैस रिलीज हो जाती है। कैसे होता है चेंज, आइए देखते हैं। CH2N2 कैसे शो कर लेता हूं, CH2N डबल बॉन्ड है, दोनों साइड डबल बॉन्ड लगा लो। ये भी बन सकती है, कोई भी बना लो स्ट्रक्चर, इधर लगा लो डबल बॉन्ड, नहीं ऐसे ठीक है, सॉरी, 2 लोन पेयर आ गए, इस पे कोई लोन पेयर नहीं आया, प्लस चार्ज आ गया, इस पे 2 लोन पेयर आ गए, माइनस चार्ज आ गया। अब अगर ये लोन पेयर इधर मूव कर जाए और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा बेटे N ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसके तो एक ही लोन पे रह गया तो चार्ज खत्म हो गया। इस नाइट्रोजन पे अभी भी 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बनाए तो प्लस चार्ज आएगा, और इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्या ये इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है क्या, हाँ है। और जब भी कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा ये अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और खींच लेगा तो क्या होगा, CH2 प्लस N2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है, इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो मोस्ट स्टेबल N2 गैस का बाहर निकलना है। N ट्रिपल बॉन्ड N बहुत स्टेबल बॉन्ड है, तो अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत स्टेबल बन रहा होता है तो रिएक्शन आगे की तरफ मूव करती है, तो इस तरह से हमारी क्या बन जाती है, कार्बन बन जाती है। आप चाहें तो अगर H की जगह R ले लेंगे तो ये रिएक्शन सेम टू सेम प्रोसीड करेगी। डायरेक्ट लिख देता हूं, अगर H की जगह R ले लेंगे तो फिर ऐसे भी आप इसको हीट करके डायरेक्ट RCH डॉट डॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसमें भी कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, आपकी N2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो कार्बन बनाने का सेकंड मेथड कौन सा होगा, हम डाइएजोमीथेन को हीट करेंगे तो भी कार्बन बन जाएगी। आइए हम बात करते हैं इसके थर्ड मेथड की। अब हम बात करते हैं इसके बनाने के थर्ड मेथड की, जो है फ्रॉम कीटीन। ऐसी स्पीशीज जिसमें डबल बॉन्ड भी और कीटो ग्रुप भी हो, इसको बोलते हैं हम कीटीन। कीटीन में भी वही कहानी है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे। रेजोनेंस आपने पढ़ा हुआ, ये तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। अब चार्जेस मैं बहुत बार बता चुका हूं, आप देख लेना। और बिल्कुल वैसे ही अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर चले जाएंगे, और ऐसा होगा तो क्या होगा, प्लस CO। आप लोग जानते हो CO भी बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। जिस तरह से N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, CO भी क्वाइट स्टेबल है, इसमें C ट्रिपल बॉन्ड O होता है। तो डिपार्चर ऑफ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल टेक द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये इस तरह से आपकी क्या बन जाती है, कार्बीन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहां भी अगर मैं R लगा दूंगा तो इसमें भी क्या बन जाएगा, RCH या एल्काइल कीटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और लास्ट जो मेथड है इसको बनाने का, दैट इज फ्रॉम पायरीन। और जो लास्ट मेथड है इसको बनाने का, दैट इज फ्रॉम पायरीन। हम पायरीन से भी, पायरीन बोलते हैं बेटे CCl4 को। ये आग नहीं पकड़ता, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है पायरीन। ये क्या होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशन में यूज होता है, तो पायरीन इसको बोला जाता है। जब भी पायरीन की रिएक्शन की जाती है, मैं ऐसे लिख देता हूं, किससे, एल्काइल लिथियम से। नेट रिएक्शन लिख दूं, CCl4 प्लस RLi। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि R तो बनेगा नेगेटिवली चार्ज और Li बनेगा पॉजिटिवली चार्ज। तो ये क्या बन जाता है, CCl2 डॉट डॉट प्लस RCl प्लस LiCl। और रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, देखिए रिएक्शन में क्या है, इसके पास वैकेंट D है, तो R नेगेटिव इस वैकेंट D में इलेक्ट्रॉन भेजने के लालच में इसको तोड़ देता है, और तोड़ देता है तो क्या होता है, Cl किस फॉर्म में जाएगा, Cl जाएगा प्लस की फॉर्म में। तो फिर Cl वो स्पीशी बन गई है, तो माइनस RCl। ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, आपको मैंने बता ही रखा है। वैसे तो ये d ऑर्बिटल रेजोनेंस से स्टेबल होगा थोड़ा बहुत, इसमें भी d ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, लेकिन अगले स्टेप में ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, अगर किसकी फॉर्म में, LiCl निकल जाएगा, तो वापस वही की वही
डाइक्लोरोकार्बिन आपके पास बन जाएगी। तो इस तरह से इन 4 मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कार्बीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस किस के थ्रू, क्लोरोफॉर्म की एल्कली से रिएक्शन से, कीटीन को हीट करने से, डाइएजोमेथेन को हीट करने से, और CCl4 को एल्काइल लिथियम से हीट करने से भी कार्बीन की या डाइक्लोरोकार्बिन की फॉर्मेशन हो जाती है। जहां तक कार्बीन का सवाल है, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना चाहूं, अगर मैं कार्बीन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, आइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक तरह से हमारा थर्ड टॉपिक हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉर्मल कार्बीन होती है, मैंने बोले दिया आपको, जो नॉर्मल कार्बीन होती है, ये लो, ये सिंगलेट है, ट्रिपलेट है, तो याद रखिएगा ट्रिपलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई आपसे पूछ लेगा कि सिंगलेट में और ट्रिपलेट में ज्यादा स्टेबल कौन होती है, तो ट्रिपलेट होती है। लेकिन अगर हैलोजन आ जाए, बच्चों याद रखना इस बात को, अगर हैलोजन आ जाता है, अगर हैलोजन आ जाता है तो उल्टा हो जाता है सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको दे सकता है। तो जब भी हैलोजन आ जाएगा तो सिंगलेट वाले की जो स्टेबिलिटी है वो ट्रिपलेट वाले की स्टेबिलिटी से ज्यादा अच्छी हो जाती है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव पॉइंट है, जनरली बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट में वैसे तो ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर हैलोजन आ जाएगी तो सिंगलेट कार्बीन विल बी मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बीन। तीसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि अगर आपको इस तरह की कार्बीन दे दी जाए, अगर आपको इस तरह की कार्बीन दे दी जाए और ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये सिंगलेट कार्बीन है। अब क्योंकि ये sp2 में चला गया और हाइड्रोजन लगा नहीं हुआ, तो इस सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन तरह काउंट नहीं होता, तो इसलिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। इसलिए सिंगलेट कार्बीन अगर एरोमेटिक सिस्टम, मतलब जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है उसमें है, तो अनस्टेबल होती है। ये अपने आप को कंपैरेटिवली मोर स्टेबल ट्रिपलेट कार्बीन में कन्वर्ट कर लेती है। ये अपने को कंपैरेटिवली मोर स्टेबल ट्रिपलेट कार्बीन में कन्वर्ट कर लेती है, सॉरी ट्रिपलेट कार्बीन में कन्वर्ट कर लेती है। तो याद रखना, और ये कैसी होती है, नॉन एरोमेटिक होती है। तो अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, ट्रिपलेट की बात कर रहा हूं, तो स्टेबिलिटी इस केस में बढ़ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। और लास्ट, बिल्कुल लास्ट में अगर मैं आपसे कंपेयर कर रहा हूं इनकी मल्टीप्लिसिटी, तो एक टर्म आप इसमें यह भी पढ़ते हो कि किसकी कितनी मल्टीप्लिसिटी है। किसी भी स्पीशीज की मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है बेटे 2s+1, जिसमें जो कैपिटल एस निकलता है वो समेशन ऑफ स्मॉल एस के बराबर होता है। आपको सर क्या मतलब है स्मॉल एस का? स्मॉल एस का मतलब वही है प्लस हाफ माइनस हाफ। अब आपकी जो सिंगलेट कार्बीन है, उस सिंगलेट कार्बीन में, आपकी सिंगलेट कार्बीन में एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पिन वाले हैं, तो समेशन ऑफ स्मॉल एस प्लस हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0 आएगा। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ और ये माइनस हाफ क्या आएगा, 0। और ये अगर 0 होगी तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। तो सिंगलेट कार्बीन का नाम ही सिंगलेट इसलिए पड़ा है कि इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। मल्टीप्लिसिटी क्यों निकाली जाती है कि आगे मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, बस आपको फॉर्मूला बता दिया। मल्टीप्लिसिटी का मतलब 2s+1, जिसमें जो s है कैपिटल वाला वो कैसे आएगा, उसके सभी इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को जोड़ के आएगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के हैं तो नेट समेशन ऑफ s क्या होगा, 0। तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1 होगी। और इसी तरह से अगर मैं ट्रिपलेट कार्बीन की बात करता हूं, जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग अनपेड हैं और दोनों की स्पिन भी सेम है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कैपिटल S समेशन ऑफ स्मॉल s प्लस हाफ इंटू 2, ये कितना हो जाता है, 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो इसकी जो मल्टीप्लिसिटी आती है वो कितनी आती है, 3। इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, ट्रिपलेट कार्बीन रखा हुआ है। तो ये आपको एक वीडियो मैंने आपको दिया कार्बीन के ऊपर, जिसमें हमने कार्बीन की कंपैरिजन सिंगलेट ट्रिपलेट की, कार्बीन्स की फॉर्मेशन और कार्बीन्स की स्टेबिलिटी की बात की। अगले वीडियो में मैं आपको कार्बीन से होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करूंगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर इस साइड में कहीं मेरी फ़ोटो आएगी, उसको क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब का बटन आएगा, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और रिलेटेड वीडियोस आपको सारे दिख जाएंगे अभी। तो जो वीडियो आपको देखना हो पुराना भी आप आराम से देख सकते हैं। चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा वैसे ही आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच।